वी हैवंट गॉन इन दैट डिटेल, आगे जाके जाएंगे जब आपको उसका आइडिया आ जाएगा। बट जितना भी टॉपिक है उसमें कुछ डाउट, जितने भी टॉपिक हमने आज आज तक कवर अप करे हैं, तो उसमें कुछ भी डाउट आ रहा है? डाउट नहीं होते क्या आप लोगों के? चलो अच्छा है अगर डाउट नहीं होते तो। डू यू रियली कि यू आर रियली नॉट हैविंग एनी डाउट कि पूछने के लिए डरते हो आप लोग? ठीक है गाइस, नो इश्यूज नो इश्यूज। सो बिफोर अदर कम्स लाइक लेट्स रिवाइज फास्ट कि कल हमने जो टॉपिक करे थे उनको थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर देते। वी हैव सीन जेडीके यस्टरडे। जेडीके स्टैंड्स फॉर, जेडीके का फुल फॉर्म क्या है गाइस? जावा डेवलपमेंट Java किट। Development Kit. जावा डेवलपमेंट किट। अच्छा, तो जेडीके सबका इंस्टॉल हो गया क्या? जो मैंने आप लोगों को शेयर किया था थ्रू ड्राइव, वो इंस्टॉल हो गया? यस। किसी को इशू आ रहा है इसमें? इस इंस्टॉलेशन में किसी को प्रॉब्लम आया है कुछ भी? कमांड रन करके देख लो, देख लिया ना आप लोगों ने? अविनाश, मेरा वर्जन 3.11 आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3.11? यस। ओके, आपने कहीं से डाउनलोड करा था क्या? एक्चुअली वो आपकी जो लिंक है वो खुल ही नहीं रही थी। ओके ओके, सो आपने डायरेक्टली डाउनलोड किया था? हाँ। ओके, जस्ट अ मिनट। मेरा भी वर्जन 3.11 था, मैंने भी ऑरेकल से डाउनलोड किया। ओके, मतलब आप लोगों ने शायद नहीं, मेरा भी खुल नहीं रहा था, वो जो आपने शेयर किया था ना वो खुल नहीं रहा। हाँ 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 हाँ, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आपने लेटेस्ट यूज किया है 13, तो देन इट्स गुड। सो 1.8 का वगैरह कुछ सेटअप नहीं मिला क्या आप लोगों को? सॉरी, हेलो। हाँ, यस। अविनाश, जावा वर्जन 1.8.0 हाँ अंडरस्कोर। हाँ, दैट विल डू। 1.8 होना चाहिए। 1.8 में कुछ भी अलग वर्जन हो चलेगा, डोंट वरी। ओके। ठीक है, फिलहाल आपका भी चेक कर लो, लाइक अगर पॉसिबल है, अदरवाइज पिंग मी पर्सनली ऑन व्हाट्सएप या फिर ग्रुप पे पोस्ट कर दो। I'll check once, ठीक है? ओके ओके ओके। क्योंकि जेडीके 1.8 में ना, लाइक वी हैव वन फाइल which is not available in the latest version, जो कि जेडीके 11 है, जेडीके 15 है, 17 है, लाइक जो लेटेस्ट अभी स्टेबल वर्जन रिलीज हुआ। सो दैट गाइस, जेडीके 8 तक सब ठीक है, उसके आगे you know एक्सप्लेन यू जेडीके 1.8 ही, बिकॉज वही इंडस्ट्री में अभी भी यूज होता है। अब कुछ कंपनीज रहेंगी जो आपको लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल part that we have to understand, simply we have to understand them। तो इसमें एक important टॉपिक आता है, that is development tools, right? और डेवलपमेंट टूल्स में बहुत सारी चीजें हैं, विल लिस्ट आउट फ्यू जो कि हमें यूज होता है। एक है उसमें जावा सी, दैट इज जावा कंपाइलर। दूसरा है जावा, जो कि जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होगा। देन वी हैव जावा डॉक एंड ऑल, बट वी डोंट रिक्वायर all other things, we require this itself, I mean java c and java, this is more than sufficient for us
Then we have guys next topic that we have seen कि जावा में क्या होता है guys, एक होता है JRE, am I correct? जावा रनटाइम एनवायरनमेंट। जावा रनटाइम एनवायरनमेंट को अगर आप बोलोगे तो ये भी अगेन दो अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। द फर्स्ट वन इज जेआरई के हमें मिलते हैं रनटाइम लाइब्रेरीज, रनटाइम लाइब्रेरीज, एंड सेकेंडली वी हैव जावा पैकेजेस। और भी इसमें चीजें हैं बट वी रिक्वायर मोस्टली ये चीजें हमें इंपॉर्टेंट है, रन टाइम लाइब्रेरी एंड जावा पैकेजेस। एंड नेक्स्टली वी हैव जेवीएम, और जेवीएम भी एक अलग कंसेप्ट है, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। अभी इस जावा वर्चुअल मशीन को अगर आप सिंपली डिस्कस करेंगे तो इसमें क्या चीजें हमें इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमें इंपॉर्टेंट है लोडर, दैट इज क्लास लोडर। देन वी रिक्वायर JVM मेमोरी, राइट गाइस, एक लोडर हमें लगता है, एक मेमोरी लगता है, और एक लगता है हमें एग्जीक्यूशन इंजन, एग्जीक्यूशन इंजन। So these are the few important tools, or what we can say architectural things that we require for execution of our program, correct? So this is it, इतना ही आपको याद रखना है। इसमें हमें important था कि you guys should be understanding this Java C, that is Java compiler. We have seen yesterday what exactly compiler, like what is the exact working of compiler. So if we talk about compiler, तो ये क्या करता है guys, हमारे पास अगर source like we have a source code, तो source code को किस में convert करता है guys, बाइट कोड में, करेक्ट? सोर्स कोड का कन्वर्जन बाइट कोड में करता है, दैट इज नथिंग बट द कंपाइलर, एम आई करेक्ट? सो दिस इज ऑल, यस 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 आदित्य। तुम्हारा वॉइस लैग कर रहा है, तो ये सबके लिए हो रहा है या बस मेरे को हो रहा है? गाइस माय वॉइस इज गेटिंग स्टक। No. I think Aditya, your internet is fluctuating, even whatever you are trying to say, no, वो भी ब्रेक हो रहा है, तो थोड़ा सा रिकनेक्ट कर लो या फिर रिस्टार्ट कर लो अपने इंटरनेट जो भी है, राउटर है या फिर आपका डेटा है, तो रिफ्रेश करके आ जाओ। Okay, I'll do that. Yes, yeah, fine. So guys, so we have seen compiler जो कि source code को हमें कन्वर्ट करके देता है into bytecode, right? Source code is getting converted into bytecode, ठीक है? All right. Then we have seen कि जब source code bytecode में convert होता है, ये bytecode को हमें bytecode basically dot class फाइल होती है, और उस क्लास को हमें लोड करना पड़ता है, मेमोरी में लोड करना पड़ता है, where we require this loader, जो कि लोडर क्या करता है, बाइट कोड को मेमोरी में लोड करता है। once it is loaded into memory, मेमोरी में लोड करने के बाद मेमोरी में लोड करने के बाद गाइस, नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज वी हैव अ एग्जीक्यूशन इंजन, जो कि एग्जीक्यूशन इंजन क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है? ऑलराइट गाइस, इसमें कुछ क्वेरीज, क्वेश्चन कुछ भी है आपको पूछना है ऐसा आर्किटेक्चरल थिंग में, रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो भी है, आपको अगर क्वेरीज है तो पूछ सकते हो। गाइस, सबको सारे टॉपिक्स क्लियर है ना, कि कुछ क्वेरीज है? जावा पैकेजेस में क्या आता है, एक बार जावा पैकेजेस में क्या होता है ना कि जैसे आपने जावा सीखा था क्या ड्यूरिंग कॉलेज टाइम? सी सीखा था, सी सी प्लस प्लस। ओके, तो सी प्लस प्लस याद रहेगा आपको, तो आप ऐसे करते थे, हैश इंक्लूड करते थे, कुछ याद आ रहा है ये वर्ड स्टार्टिंग में, stdio डॉट हेडर, ये हेडर फाइल को वगैरह आप इंक्लूड करते थे, am I correct? यस। तो ये जो रन टाइम लाइब्रेरी है ना, ये रन टाइम लाइब्रेरी क्या करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो
stdio.h है, conio.h है, जो इम्पोर्टेंट फाइल्स वगैरह होते थे उसको हर बार हमें कॉल करना पड़ता है, ईच एंड एवरी प्रोग्राम में हमें कॉल करना पड़ता था। तो इसकी रिक्वायरमेंट जावा ने एंड कर दी है, और ये किसके वजह से होता है? रन टाइम लाइब्रेरी के वजह से। तो रन टाइम लाइब्रेरी इज नथिंग बट कि आपको जो भी चीजें रन टाइम पे जरूरी है वो आपको एक ही जगह पे मिल जाती है, राइट? सो दिस इज रन टाइम लाइब्रेरी। और रन टाइम लाइब्रेरी छोड़ने के बाद जावा हैज प्रोवाइडेड पैकेजेस, सर्टेन नहीं, बहुत सारे पैकेजेस, जो कि हर एक पैकेज का मीनिंग अलग है। जैसे कि आपको अगर स्ट्रिंग यूज करना है तो स्ट्रिंग कौन से पैकेज में आता है, किसी का आइडिया है क्या? you must be knowing string का पैकेज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है स्ट्रिंग, तो उसका एक पैकेज आता है। जैसे कि जावा को आप कोई भी पैकेज देखोगे ना, जावा स्पेस, जैसे कि जावा लाइन करके पैकेज है, ठीक है? जावा लाइन, उसके आगे आप डॉट दोगे और हैश कर दोगे ना, तो सारे पैकेजेस आ जाएंगे, ठीक है? तो लाइक स्ट्रिंग के लिए अलग पैकेज है, अरे के लिए अलग पैकेज है, ठीक है? देन फॉर स्ट्रिंग बफर अलग पैकेज है, स्ट्रिंग बिल्डर अलग पैकेज है। सो ऐसे बहुत सारे पैकेज जावा प्रोवाइड करता है आपको। ये लाइक अपकमिंग टाइम में आपको क्लियर होगा, सो दैट अभी हम उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं, बट इतना सा समझो आप, जावा पैकेजेस, अगर आपको ये क्वेरी आ रहा है तो जावा पैकेजेस आर नथिंग बट कि जावा इज प्रोवाइडिंग अस सर्टेन पैकेजेस टू इंटरैक्ट विद डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, ठीक है? डिफरेंट ऑपरेशन, डिफरेंट मैनिपुलेशन वगैरह करने के लिए वी रिक्वायर जावा पैकेजेस, जो कि अपकमिंग टाइम में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इवन जब हम सिलेनियम भी यूज करेंगे तो सिलेनियम के पैकेजेस वगैरह हम इंपोर्ट करेंगे हमारे प्रोग्राम में, ठीक है? ओके ओके, ठीक है? सो जावा में ऐसा इंक्लूड वर्ड नहीं होता, जावा में ऐसा होता है इंपोर्ट java.lang, आगे जो भी, so like we have so many packages. Kunal, go on mute once you have a query and mute yourself. So जब भी हमें इन फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ेगी, that time we will cover up this topic. इसको फिलहाल छोड़ दो, we'll see this topic in coming up time. ये टॉपिक भी हम अपकमिंग टाइम में समझेंगे। जस्ट हमें अंडरस्टैंड करना तो लोडर, ये जावा जो कल हमने कमांड यूज करे थे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, हमने फर्स्ट यूज किया था जावा सी, जैसे कि हमारा abc.java प्रोग्राम था। तो ये क्या कर रहा था, ये हमारा सोर्स कोड है, राइट? इस सोर्स कोड को हमें कन्वर्ट करना बाइट कोड में। तो ये जावा से, मतलब जावा कंपाइलर करा के देता है, जो कि इसका रिजल्टेंट क्या आ जाता है, सॉरी आपका फाइल नेम अगर abc है तो abc.class फाइल बनता है, राइट? दिस इज योर बाइट कोड। नाउ वंस यू हैव अ बाइट कोड, इस बाइट कोड को आपको एग्जीक्यूट करना है। फॉर दैट वी रिक्वायर जावा कमांड। सो जावा के आगे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली abc लिख देते हैं, राइट? तो ये जावा जैसे आप लिख दोगे जावा abc, ये क्लास फाइल बाइट कोड दे दोगे, तो ये क्या होगा, सबसे पहले ये फाइल को लोड करेगा। कहां पे लोड करेगा? इनसाइड अ मेमोरी लोड करेगा। वंस इट इज लोडेड, आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस इज, मतलब कि फर्स्ट आपका क्या होगा, लोडर इस फाइल को लेगा और मेमोरी में लोड करेगा। मेमोरी में लोड होने के बाद एग्जीक्यूशन इंजन उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? सो दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स, प्रोसेस गोज ऑन, ठीक है? क्वेरी किसी का टॉपिक में कोई भी? अविनाश, ये जो डेवलपमेंट टूल्स है, ये सिर्फ दो ही है क्या, मतलब और भी होते होंगे ना? नहीं, बहुत सारे हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है। व्हाट आई सेड कि अगर देखो जावा बहुत बड़ा है, अगर जावा 100% है ना, तो ये जावा जिसने बनाया उसको भी नहीं पता, ठीक है ना? सो आप मतलब हर दिन जावा में एक्सप्लोर करते बैठोगे, हर एक चीजें सीखोगे,
जितना भी टाइम दे दोगे तो भी आप मुश्किल से उसको 10-15% सीख पाओगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप नहीं सीख सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं और डेली उसमें अपग्रेडेशन होते रहता है। ठीक है, सो हमें हर एक चीजों का जरूरत नहीं है। व्हाट वी रिक्वायर इज जावा सी, दैट इज जावा कंपाइलर एंड जावा, ये दो टूल्स हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं। ठीक है, ओके। और कुछ डाउट है? सो ये जनरल ओवरव्यू था गाइस आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होने का। अगर ये क्लियर रहेगा सो दैट वी कैन टुडे वी कैन स्टार्ट विद यू नो ब्रांचिंग कॉन्सेप्ट, लूप कॉन्सेप्ट्स वगैरह हम स्टार्ट कर देंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट वगैरह। गाइस शुड वी गो अहेड? अगर आपको किसी को डाउट नहीं है तो हम जाते हैं, अगर डाउट है तो पहले क्लियर करेंगे। गाइस लेक्चर जस्ट स्पीक अप, मतलब जो भी चीज है आप मेरे को बताना। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे जा रहा है लेक्चर, दोनों मैनुअल ऑटोमेशन, ऑटोमेशन में तो लाइक वी आर करंटली ऑन जावा, तो जावा कैसे चल रहा है और मैनुअल कैसे चल रहा है, समझ में आ रही है चीजें कि नहीं आ रही है? और यू हैव एनी सजेशंस फॉर अस? समझ में आ रही है। ओके कुंदन, थैंक यू। पूजा आपको कैसे है, दोनों पार्ट वगैरह क्लियर हो रहे हैं? हाँ सर, यस अब तक ठीक है, समझ रहा। समझ रहा है, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू आर स्टार्टिंग यू नो, इवन लाइक अगर सबकी बात करें तो बहुत टाइम बाद हम जावा स्टार्ट कर रहे हैं, फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं। एंड इवन तो मैनुअल, देखो गाइस मैनुअल इज थियरी, बट मैनुअल को इंटरेस्टिंग बना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड मार्क माय वर्ड, अगर आपको ऐसे कोई बोलेगा ना कि ये मतलब अभी का जो जनरेशन, अभी का जो टाइम है वो ऑटोमेशन टेस्टिंग का है, मैनुअल टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, तो गाइस दैट इज नॉट वेरी ट्रू, ये गलत है। विदाउट नोइंग मैनुअल फ्लो you guys won't be able to do the automation. So the first step is the manual itself. ठीक है, ओके गाइस, आप क्वेश्चंस पूछते हो, डाउट्स वगैरह पूछते हो कि नहीं पूछते हो? पूछते हो। ओके, ऑलराइट, ग्रेट। ठीक है, आदित्य, you are trying to explain something or like कुछ query वगैरह पूछ रहे थे। Sorry, I interrupted you in between. अविनाश तुम्हारा आवाज ब्रेक हो गया, क्या बोल रहे थे? आपको कुछ डाउट, आपको कुछ क्वेरीज अभी तक के सिलेबस में दोनों पार्ट कैसे जा रहे हैं, मैनुअल ऑटोमेशन का जो भी पार्ट चल रहा है वो? ऑटोमेशन ठीक चल रहा है, मैनुअल में थोड़ा सा बोरिंग नहीं कह सकते, लेकिन कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, बट थोड़ा टाइम के साथ वो भी धीरे कवर अप होगा। द इनिशियल पार्ट इज गेटिंग स्टार्टेड विद द मैनुअल इज बिट डिफिकल्ट, मतलब कहां से स्टार्ट करें इसका कुछ लॉजिक नहीं है, बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम वेरी बेसिक, राइट? वैसे ही मैनुअल भी वेरी बेसिक से ही स्टार्ट हो गया, बट उसमें कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं कि जिसको समझने के लिए शायद आप 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद उसका मीनिंग आपको समझेगा। आज आप बस उसको सुनोगे, इन फ्यूचर उसका डिटेल मीनिंग क्या है या फिर इंडस्ट्री में क्या यूज होता है वो इन फ्यूचर समझोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनुअल के ऊपर भी फोकस करो गाइस, और मैनुअल और जावा का जो भी क्लास में चीजें हो रही है ना, उतनी ही आपको करनी है। मैनुअल आप बाहर जाके गूगल वगैरह करते बैठोगे, एवरी ऑथर इज हैविंग डिफरेंट व्यू। गाइस मेरे को बताओ, अगर एक थियरी सब्जेक्ट है, मेरे को अगर एक 10 पेज का आंसर लिखना है, मैं कितने अलग अलग तरीकों से लिख सकता हूं उसको? बहुत सारे अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं, राइट? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, पर्सन टू पर्सन वर्डिंग चेंज हो जाएगा, राइट टू ना? एंड सेकेंडली मतलब हर एक का पर्सपेक्शन भी अलग होगा। कुछ कंपनी में एक चीज का मीनिंग अलग है, तो कुछ कंपनी में वो उसका मीनिंग कुछ अलग हो जाता है। सो लाइक दिस इज हाउ इट वर्क्स।
सो द फर्स्ट थिंग क्या है कि आप ऑटोमेशन जावा कभी भी सीख सकते हो, गूगल कर सकते हो, अदर चीजों से आप रेफरेंस ले सकते हो, बट आपको मैनुअल के लिए ये चीजें नहीं करनी है। मैनुअल का बेसिक फंडामेंटल आंसर्स आपको अंडरस्टैंड करना है, राइट? बिकॉज जो चीजें पहले इंडस्ट्री में प्रैक्टिसेस में थी वो शायद अभी चीजें नहीं है। तो कभी कभी ओल्ड रेफरेंस भी मिल जाएगा, कभी कभी मीनिंग चेंज हो जाएगा, कभी कभी आपको आंसर्स करेक्ट नहीं मिलेंगे, ऐसा लगेगा कि लाइक मेगा इज टीचिंग समथिंग एंड गूगल यूट्यूब पे कुछ अलग है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। द फर्स्ट थिंग क्या है कि ये थियरी सब्जेक्ट है और उसको क्लास में ही कंप्लीट करो, फिनिश करो। अभी एक्चुअल में आपका मंडे से स्टार्ट होगा, जो मैनुअल बेसिक से स्टार्ट होगा। इनिशियल आपका गो थ्रू था, ओवरव्यू था, और मैनुअल जो पार्ट 2 स्टार्ट होगा उसके ऊपर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आएंगे। मैनुअल पार्ट 1 पे बेसिक 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ज्यादा से ज्यादा, मतलब आप पूरे इंटरव्यूज निकाल लोगे तो अजाइल वगैरह 2-3 चीजें वही पूछी जाती है, रेस्ट तो मैनुअल के ऊपर कुछ बाकी क्वेश्चन नहीं आते हैं। पार्ट 2 जो मैनुअल होगा प्रैक्टिकल चीजों में, वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसको आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है? मेक सेंस? और डाउट रहेंगे तो गाइस स्पीक अप, डोंट बी शाय, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, राइट? वी ऑल आर एट सेम लेवल, ठीक है? शुड वी स्टार्ट गाइस? जाए हम लोग आगे। अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है, किसी को कुछ क्वेरी नहीं है तो ओके, चलो गाइस, सो विल स्टार्ट विद द ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करेंगे आज। सो गाइस, अगर कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात करें, आई बिलीव 2-3 days बैक लाइक कोई तो बोल रहा था कि बेसिक तो अभी तक समझ आया, जब लूप स्टार्ट होंगे, जब कंडीशन स्टार्ट होगा तब। आई थिंक इट वाज श्रुति यू, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes. ओके, सो वी आर एक्चुअली स्टार्टिंग विद इट। अगर कुछ भी डाउट रहेगा यू हैव टू स्पीक अप, ठीक है? ऑलराइट। चलो गाइस, वी स्टार्ट विद द कंडीशनल स्टेटमेंट। सो कंडीशनल स्टेटमेंट में बहुत डिफरेंट टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट आते हैं। द फर्स्ट इज इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट, तो अभी इफ स्टेटमेंट का काम क्या होता है गाइस, कि मेरे को कंडीशन, हमने कंडीशनल ऑपरेटर देखे थे, याद है आपको, जो कि कंडीशन चेक करता है कि कंडीशन सैटिस्फाइड है कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए प्रोबेबली वी आर गोइंग टू यूज कंडीशनल स्टेटमेंट्स इटसेल्फ, ठीक है? तो कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहले आएगा इफ। और इफ का मीनिंग क्या है? इफ क्या करता है? कंडीशन को चेक करता है। इफ ब्लॉक is going to check whether the condition is satisfied or not, ठीक है? अगर कंडीशन satisfied है तो ये if ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो अभी if का सिंटैक्स क्या है? if का सिंटैक्स कैसा है ये समझो, कि हमें if लिखना है, if के ब्रैकेट में हमें यहाँ पे देनी है कंडीशन। हमें यहाँ पे क्या देनी है गाइस? कंडीशन। इसका ओपन करली ब्रैकेट, इसका क्लोजिंग करली ब्रैकेट। ये हो गया आपका इफ ब्लॉक, ये हो गया आपका इफ ब्लॉक, ठीक है? इसका सिंटैक्स समझो। इफ ब्रैकेट में जाके आपको क्या करना है? कंडीशन स्पेसिफाई करना है, और कंडीशन देने के बाद ये रहेगा आपका इफ ब्लॉक। और इस इफ ब्लॉक में कुछ सर्टेन स्टेटमेंट्स लिखोगे आप। ये स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट होंगे जब ये कंडीशन क्या होगी गाइस? सैटिस्फाइड होगी। अगर ये कंडीशन सैटिस्फाइड नहीं होगी, अगर ये कंडीशन सैटिस्फाइड नहीं होती है, तो प्रोग्राम जो भी आपने लिखा है इस ब्लॉक में, जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं, वो सारे स्टेटमेंट्स स्किप हो जाते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है? सो द फर्स्ट, हम उसको ऐसे समझते हैं कि हमने इफ स्टेटमेंट लिखा, इफ के ब्रैकेट में हमने कंडीशन दिया, एंड ये कंडीशन सैटिस्फाइड हो गया। तो कंडीशन अगर सैटिस्फाइड हो जाता है तो कंट्रोल जो है आपका प्रोग्राम का, वो सबसे पहले यहां पे जाएगा।
ये ब्लॉक के फर्स्ट लाइन पे जाएगा और स्टेप बाय स्टेप ये फर्स्ट एग्जीक्यूशन, ये सेकंड एग्जीक्यूशन और ये थर्ड एग्जीक्यूशन ये कंप्लीट होगा। ये होने के बाद हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट बाहर आ जाएगा, इस ब्लॉक के बाहर आ जाएगा। समझ गए गाइस? सो आई वाज टॉकिंग, आई वाज एक्सप्लेनिंग कि हम इफ स्टेटमेंट करता क्या है, इफ स्टेटमेंट कंडीशन चेक करता है। तो इफ स्टेटमेंट में क्या है कि सिंटैक्स कैसे लिखते हैं हम, पहले इफ लिखेंगे, इफ के ब्रैकेट में क्या देंगे गाइस, एवरी टाइम कंडीशन, कंडीशन देंगे। अभी ये कंडीशन देंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल अंदर चले जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर चले जाएगा। तो जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। वंस एग्जीक्यूशन इज डन, इसकी लास्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद ये स्टेटमेंट जो कंट्रोल है वो बाहर आ जाएगा और इसके आगे जो भी कोड आपने लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेक सेंस गाइस? ठीक है, ऑल राइट। अभी डाउट रहेंगे तो होल्ड ऑन विद योर डाउट्स। आई नो बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, वंस वी स्टार्ट विद द एग्जांपल तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड होता है गाइस इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि जैसे आपने इफ ब्लॉक लिखा तो हर एक इफ ब्लॉक को एल्स स्टेटमेंट, एल्स ब्लॉक है वो एसोसिएटेड हो सकता है। तो अगर आपने इफ स्टेटमेंट को देखोगे तो इफ क्या था, इफ ब्रैकेट में कंडीशन था और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगा तो भी ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से वर्क कर रहा था। उसी तरह हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट होते हैं, इफ एल्स ब्लॉक होते हैं। जैसे कि गाइस इसका सिंटैक्स क्या बोलता है, इसका सिंटैक्स इस तरीके से बोलता है कि आप इफ लिखोगे, इफ ब्रैकेट में आप दे दोगे कंडीशन, इफ ब्रैकेट में आप कंडीशन दे दोगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ये ब्लॉक ओपन, ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो हम दूसरा ब्लॉक लिखेंगे एल्स, और एल्स ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा जब इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है गाइस, अभी हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ये इफ है, इफ के ब्रैकेट में हमने कंडीशन दिया है, इफ के ब्रैकेट में हमने क्या दिया है यहाँ पे, कंडीशन। ये कंडीशन जब सेटिस्फाइड होता है, जब कंडीशन क्या होता है, सेटिस्फाइड, तब आपके प्रोग्राम का जो कंट्रोल है इट विल गो इनसाइड, ये अंदर चले जाएगा और इसमें जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, राइट। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंडीशन ये सेटिस्फाइड ही ना हो। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो यहां से कंट्रोल डायरेक्टली शिफ्ट होकर आपका एल्स ब्लॉक के फर्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाएगा। समझ रहे हो गाइस? अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो इफ ब्लॉक में जाएगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो इफ से कंट्रोल शिफ्ट होकर डायरेक्टली आपका एल्स ब्लॉक में चले जाएगा। ठीक है, अभी इसमें दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। जैसे बहुत सारे लोगों का डाउट भी रहेगा कि व्हाई अविनाश यू हैवंट गिवन सेमीकोलन ओवर हियर। तो यहाँ पे गाइस अगर मैंने सेमीकोलन दे दिया इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहीं पे एंड हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट यहाँ पे ही खत्म हो गया, एंड हो गया, तो ये सारी चीजें लिखने का कुछ भी फायदा होगा क्या? नो, सिंपली नो, राइट। So that's why we won't be giving semicolon over here. यहाँ पे हम semicolon नहीं देंगे। If है, if का कंडीशन चल रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो if ब्लॉक में जाएगा। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन रहेगा बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आपको एंड करना है। सेकंड स्टेटमेंट है, उसके बाद भी सेमीकोलन रहेगा। ये खत्म होने के बाद डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट होगा आपका और बाहर आ जाएगा, एल्स के भी बाहर आ जाएगा गाइस, एल्स में नहीं जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे एल्स में भी सेमीकोलन नहीं देना है आपको, राइट। एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं, या these statements will be containing semicolons. ठीक है, so guys this is how it is going to work. इसमें कुछ भी डाउट रहेंगे, यू गाइस कैन स्पीक अप, यू गाइस कैन क्लियर आउट योर डाउट्स। ठीक है गाइस, आई बिलीव बहुत सारे डाउट रहेंगे, सो स्टेप बाय स्टेप विल स्टार्ट
fixing up these problems. So sorry. Okay, guys, let's discuss now. कुछ भी queries है तो आप पूछ लो. No queries? I hope I'm audible. यस अविनाश, Yes, sir. लाइक जो सेमी कॉलन हम दे रहे हैं तो एल्स स्टेटमेंट जहाँ वो ब्रैकेट में खत्म हो रहा है उसके बाद भी देना पड़ेगा क्या, या फिर लाइक वहीं पे वो एंड हो यहाँ जाए? पे हाँ नहीं देना है. So the simple thing is, I'm just rubbing this out. I'll freshly write out this thing for you guys. So guys, जो सिंटैक्स है वो समझो. सिंटैक्स में यहाँ पे आपने if लिखा, if में आपने कंडीशन लिखा. आपको ये कंडीशन के आगे सेमीकोलन वगैरह नहीं देना है. इसका ब्लॉक है. ब्लॉक कभी भी ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में रहते हैं. ओपन करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट में रहते हैं. इसके आगे सेमीकोलन देने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे आप सेमीकोलन दे दोगे तो यहीं पे इसका काम खत्म हो गया. एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा. ठीक है. सो नेक्स्ट थिंग, यू विल गो अहेड, यू विल राइट डाउन द एल्स स्टेटमेंट. एल्स ब्लॉक में आप सेमीकोलन दे दोगे. इसके आगे इसका सेमीकोलन मतलब इसका जो कर्ली ब्रैकेट है वो कंप्लीट कर दोगे. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. कोई भी सेमीकोलन नहीं है इस कंडीशन में. मतलब इफ एल्स ब्लॉक के मतलब इस जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, सिंटैक्स जो लिखा है, ये ऐसा ही रहेगा. इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा एट एनी कॉस्ट. ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट होंगे उसको सेमीकोलन देना है. हाँ, ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट होंगे, जैसे ब्लॉक में आपने लिखा है system.out.println, system.out.println, तो ये स्टेटमेंट आपको ऐड करना है ना कहीं पे जाके के अंदर. तो दैट टाइम लेट्स से मैंने 100 ऐसा प्रिंट करा या फिर मैंने a प्रिंट करा, तो इसके आगे आप सेमीकोलन देना ही है आपको. ठीक है. ओके. ब्लॉक के अंदर यू कैन गिव इट, बट ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है इसके मतलब इसका जो आउटवर्ड स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही रहेगा. इसमें चेंजेस नहीं होगा. ठीक है. राइट गाइस, सिंटैक्स में और कुछ क्वेरीज? नो अविनाश. ओके, एनीवन एल्स? नो सर. No. Okay. No. So guys, try to understand this. If block कब एग्जीक्यूट होगा, else block कब होगा. जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा, राइट. अगर ये चीज है तो ये चीज होनी चाहिए. So this is what it is. और लाइक आपण मोस्टली मराठी आहे तर मराठी मध्ये जर आणि तर आपण बोलतो, राइट. The same way it is going to work. The if condition, inside this we are going to write down the condition. मतलब यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे. गाइस इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है, प्रोग्राम यहाँ पे आता है, इफ स्टेटमेंट पे आता है. इफ को चेक करेगा. इफ में जो ब्रैकेट में कंडीशन दी है आपने, वो कंडीशन चेक करेगा. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये अगर ट्रू है, सेटिस्फाइड है, तो ही आपका कंट्रोल अंदर जाने वाला है इफ ब्लॉक के. ऐसा भी हो सकता है, ये आपका फर्स्ट ऐसा कंडीशन फर्स्ट है कि कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो ये अंदर जाएगा. और ऐसा भी हो सकता है सेकंड कंडीशन की ये कंडीशन ही सेटिस्फाइड ना हो, तो उस केस में डायरेक्टली कंट्रोल आपका एल्स ब्लॉक में चले जाएगा. ठीक है. तो ये दो ब्लॉक है, इफ और एल्स ब्लॉक है. ये दोनों ब्लॉक हर बार एग्जीक्यूट होंगे क्या? दोनों ब्लॉक एट ए टाइम एग्जीक्यूट होंगे क्या? नहीं. नो. राइट. एक तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो किसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? एल्स का. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया. अगर ऐसा आपने कोड किया तो फिर कोड के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. ठीक है. तो ऐसा कभी भी नहीं होगा. एक तो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी या फिर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी. ठीक है. सो अगर इसको थोड़ा सा हम सिंपल वे में एक्सप्लेन करेंगे, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इफ एल्स ब्लॉक के लिए. तो गाइस मेरे पास दो नंबर है, एक ए नंबर है और दूसरा कौन सा नंबर है?
बी, मेरे को कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, ए ग्रेटर है कि कौन ग्रेटर है, बी ग्रेटर है। तो इसको मैं कैसे करूंगा, तो इसका प्रोग्राम हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे गाइस वी हैव सीन कि वी हैव क्लास फाइल्स, राइट गाइस। सो सबसे पहले हमें क्लास लिखना पड़ेगा, जैसे कि क्लास क्या लिखते हैं हम, ग्रेटर, या फिर कुछ भी नेम दे देते हैं, क्लास ग्रेटर दे देते हैं, ठीक है। इनसाइड दिस गाइस आई एम राइटिंग दिस पब्लिक स्टैटिक void main string args, ऐसा मैंने लिख दिया। नाउ आई स्टार्टेड विद दिस ब्लॉक। अब इस ब्लॉक को अगर मैं देखूंगा गाइस, तो इसमें मेरे को कंपेयर करना है ए नंबर ग्रेटर है कि बी नंबर ग्रेटर है, whether a is greater or whether b is greater, ठीक है। this I want to justify, so what I'm going to do guys in this case, अगर मेरे को a और b को कंपेयर करना है, what I can do, simply what I can do here, मैं पहले डिक्लेयर कर दूंगा int a equals to, let's say int a equals to हम 10 लिख देते हैं, int b इक्वल्स टू हम 20 लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है गाइस। इस तरीके से हमने कर लिया। तो अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने ऐसे लिखा, इफ a is greater than b, if a is greater than b, चलो फॉर टाइम बिंग मैं ऐसे ले लेता हूं कि b is 5, b की वैल्यू 5 है। मैं ऐसा लिखा if a is greater than b, if a is greater than b, तो इस ब्लॉक में मैंने ऐसे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन a is the largest number or greater number, largest number, ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया मेरा इफ ब्लॉक। और दूसरा आई एम कमिंग अप ओवर हियर गाइस, दूसरा स्टेटमेंट हमारा इस तरीके से है कि हमने लिखा एल्स ब्लॉक में ऐसे लिख दिया हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बी is the largest number, largest number, ठीक है। और हमने इसको सेमीकोलन देके एंड कर दिया। सो ये हो गया आपका एल्स ब्लॉक खत्म, यहाँ पे हो गया आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन खत्म, और यहाँ पे आपका क्लास खत्म। तो दिस इज द प्रोग्राम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इफ एल्स ब्लॉक बाय प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो गाइस ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो आपको क्लियर है, राइट, ऐसे लिखा जाता है। सो आई एम रबिंग दिस आउट, and let me take this entire statement a bit upward. So guys this is class, let's say हम इसको largest बोलते हैं या फिर greatest, जो भी आपको बोलना है। So I'm writing here public static void main bracket में string args, मैं ऐसे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। Now here I have written a equals to 10 and int b equals to 5, ठीक है। यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाया if a is greater than b, तो मैंने ऐसे बोला कि अगर ये सिस्टम ये अगर स्टेटमेंट करेक्ट है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में मैंने बोला a is the largest number या फिर greater number, जो भी आपको बोलना है, greatest number, the wording is all yours, that's it।
और उसके आगे मैंने एल्स पार्ट लिखा, एल्स में मैंने ऐसे बोल दिया कि बी इज द लार्जेस्ट नंबर। तो नाउ गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है गाइस, ए की वैल्यू कितनी है 10 एंड बी की वैल्यू कितनी है 5। 5। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, इफ स्टेटमेंट कंपेयर करेगा, कंपैरिजन करेगा। तो इफ में मैंने क्या लिखा, मतलब इफ कंडीशन चेक करेगा, इफ कंपेयर नहीं करते, कंपेयर करने का काम इन कंपैरिजन ऑपरेटर का है। इफ इस ब्रैकेट में जाएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। कंडीशन क्या लिखा है मैंने, ए इज ग्रेटर देन बी। तो गाइस ए का वैल्यू कितना है 10, 10 इज ग्रेटर देन 5, 10 is greater than 5। मेरे को बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू। एवरीवन, किसी को लग रहा है ये फॉल्स है? गाइस ये स्टेटमेंट ट्रू है ना, 10 is greater than 5। अगर ऐसा है 10 greater than 5 है तो यहाँ पे गाइस मेरे को बताओ ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ कि सेटिस्फाइड नहीं हुआ? सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड है। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा कि एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? इफ वाला। इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो इफ वाले ब्लॉक में हमने क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a इज द लार्जेस्ट नंबर, राइट? तो कंसोल पे आपको आउटपुट मिल जाएगा कि a लार्जेस्ट नंबर है। समझ गया? तो इसमें इफ कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तब जाके कंट्रोल सबसे पहला आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये होगा, यहां से यहां पे आएगा। अभी कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ है तो डायरेक्टली इट विल शिफ्ट द कंट्रोल इनसाइड द इफ ब्लॉक। और इफ ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट आपने लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होने के बाद ये एल्स ब्लॉक को स्किप कर देगा। एल्स ब्लॉक के आगे जो भी चीज आपने लिखी है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगी। Make sense, guys? Yes. Right? So now, guys, I'm taking B as a 20. B as a 20. मेरे को बताओ 10 is greater than 20। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? False. फॉल्स। फॉल्स है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा क्या इस सिचुएशन में? नो। No. अगर ये सिचुएशन में ये स्टेटमेंट अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो यहां से कंट्रोल अंदर नहीं जाएगा, इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, डायरेक्टली आवर कंट्रोल इज गोइंग टू बी गेट इनसाइड वेयर, इनसाइड अ एल्स ब्लॉक। ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ये ब्लॉक, डायरेक्टली एल्स में जाएगा। एल्स में हमने क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या लिखा है, बी इज द लार्जेस्ट नंबर। तो हमें आउटपुट मिल जाएगा बी इज द लार्जेस्ट नंबर। अंडरस्टूड? Understood, guys? Yes. Yes, sir. अभी क्वेश्चंस पूछ लो। Like I'm open for the questions. I'm open for any query. अविनाश, Yes, Kunal. एक क्वेश्चन था कि ये जो ब्रैकेट अपन लगा रहे तो वो कहाँ, मतलब कैसे लगाना है, कहाँ लगाना, उसका मतलब। ओके उसके लिए टॉपिक आएगा हमारा इफ ब्लॉक का। बट ये याद रखो, इफ स्टेटमेंट के लिए ब्लॉक होता है, जैसे इफ के लिए ब्लॉक रहेगा तो एल्स के लिए भी ब्लॉक रहेगा। ओपन कर्ली ब्रैकेट, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट का ब्लॉक नहीं है। और ये ऊपर का जो सिंटैक्स उसके लिए अलग रहेगा। ये तो अलग, वो तो है ही ना, उसको स्किप करना ही नहीं है। मतलब क्लास यहाँ पे स्टार्ट होता है, क्लास यहाँ पे खत्म होता है, तो क्लास भी एक ब्लॉक है। ठीक है, क्लास भी एक ब्लॉक है। क्लास ब्लॉक सबको होल्ड करके रखता है, सबको स्टोर करके रखता है। ठीक है, विल डिफाइन क्लास क्या होता है इन फ्यूचर। ऐसी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, ये भी एक ब्लॉक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक खत्म हो जाए। राइट, हमने वेरिएबल असाइन किया इंटीजर a इक्वल टू 10, इसका भी अलग ब्लॉक है। नहीं, ये इंटीजर a इंटीजर b ये किसमें है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ना, ये वाला ये पब्लिक इस ब्लॉक के अंदर है। राइट, और ये किसके अंदर है, क्लास के अंदर है। ठीक है, तो गाइस मेरे को बताओ सबसे पहला स्टेटमेंट इसमें कौन सा रन होगा, क्लास लार्जेस्ट रन होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रन होगा कि इंट होगा? क्या रन होगा सबसे पहले?
गाइस हमेशा याद रखो, जब भी हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं और जावा प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो जावा प्रोग्राम में सबसे पहला स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होता है वो कौन सा होता है? स्टैटिक मेन मेथड। मेन मेथड। ये जो मेन लिखा है ना आपने, ये मेन मेथड, this will be the first statement which is going to execute at any case. यही फर्स्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि देखो गाइस, हमने ये जो क्लास बनाया है, तो ये क्लास जब हमने जावा से लिखा था, ये जो जावा फाइल थी वो क्लास फाइल में कन्वर्ट हो गई। बस क्लास का जो नेम होता है वही फाइल नेम देते हैं हम, है ना। तो जब मेमोरी में लोड होता है, लोडर मेमोरी में लोड करता है, तो पूरे प्रोग्राम को नहीं करता, किसको लोड करता है? क्लास में। ठीक है, तो क्लास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, क्लास वो मेमोरी में जाके लोड हो जाता है। तो क्लास के अंदर सबसे पहला स्टेट, मतलब आप ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहाँ पे एंड में भी लिखोगे तो भी सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यही एग्जीक्यूट होगा। इसके पीछे का रीजन विल सी इन अपकमिंग लेक्चर्स। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना याद रखो, आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से स्टार्ट होगा, और इस मेन मेथड के अंदर आपने देखो हमने क्या लिखा था? इंट ए लिखा था। तो यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। इंट ए, मेमोरी में एक वेरिएबल बनेगा ए, उसमें 10 वैल्यू स्टोर होगा। इंट बी बनेगा जिसमें 20 स्टोर होगा। यहाँ पे कंपैरिजन होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो कौन सा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा? एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, मेक सेंस? Yes. Now questions, guys? If you guys are, yes, Shruti. अविनाश, आपने बोला था कि इस कंडीशन वो ब्लॉक में आएंगे, ठीक है। Okay. और उसके बाद अगर हम लोगों ने उस ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर एल्स में ही आएगा ना वो? डायरेक्टली वो एल्स में जाएगा। So you have to understand this statement very clearly. ये स्टेटमेंट को अच्छे से थोड़ा सा समझो कि इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे। जब वो इफ पे आएगा, इफ में जो कंडीशन लिखा है, इट इज गोइंग टू वैलिडेट दिस कंडीशन। अभी इस कंडीशन सेटिस्फाइड होने पे या फिर कंडीशन सेटिस्फाइड एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो ये इफ और ये एल्स, ये ब्रांचेस है, ये एक ब्रांच है और ये दूसरा ब्रांच है। तो अभी इसमें इफ में जो आपने कंडीशन दिया, अगर ये सेटिस्फाइड होता है, इन द फर्स्ट केस अगर ये सेटिस्फाइड होता है तो इट इज गोइंग टू गेट इनसाइड दिस ब्लॉक, इफ ब्लॉक के अंदर। जब कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ही जाएगा, अगर नहीं जाए, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। यहाँ से एज आई सेड डायरेक्टली इट विल ट्रांसफर हिज कंट्रोल टू द एल्स ब्लॉक, और एल्स ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, हाँ वो समझ गया, लेकिन मैंने इफ स्टेटमेंट का सेटिस्फाई हो गया और उसके बाद अच्छा, अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसके बाद एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ब्रैकेट के अंदर फिर से अगर ओके, अच्छा इस ब्रैकेट के अंदर फिर से इफ हाँ फिर से कुछ कंडीशंस है तो मैं बोल that we will cover, मतलब इसके बाद का है वो नेस्टेड इफ एल्स आप बोल रहे हो, विल कवर होता है। ठीक है, फिलहाल ये बेसिक समझा है क्या गाइस आप लोगों को? ये इफ एल्स समझा क्या? Yeah. Sir, anyone is having any query? Hi Avinash. अविनाश, अभी तो यहाँ पे बस दो कंडीशन थी, a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। इफ अगर यहाँ पे हमने अगर और एक डाला कि a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30 एंड पहली कंडीशन दे दिया c इज ग्रेटर देन a, ओके, 30 इज ग्रेटर देन 10, तो पहला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो तो वही स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने
अगर पहले ऐसा लिखा कि B इज ग्रेटर देन A, तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन है, तो फिर और एल्स ब्लॉक बढ़ सकता है ना, लाइक जब तक वो Yes. कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तब तक। yes, yes, yes. But honest, दो ही एग्जांपल्स है, अगर बहुत सारे so yeah, we will come to that topic. Don't worry about this. तो फिलहाल इतना आप समझ लो गाइस कि अगर if ब्लॉक है तो ये एक if ब्लॉक के लिए एक else स्टेटमेंट एसोसिएटेड होगा। अगर इसके अंदर आपने एक और if दिया तो इसके if के अंदर एक और else देना पड़ेगा। फिर ये else के अंदर भी आपने if दिया तो उस if के लिए एक और else आपको देना पड़ेगा। So the simple logic is, अभी वो सारी चीजें छोड़ दो, अभी ये सिंपल सा if else स्टेटमेंट देखो, दो ही कंडीशन ऐसा समझो। तो अगर एक if है तो एक if के लिए क्या होगा गाइस? else होगा, ठीक है? Am I correct? Am I making sense? So the first thing, Radhika, for a time being आप इतना समझ लो, for one if one else will be associated, and if multiple if है तो multiple else भी होंगे, and it's completely depends on you कि आपको देना है कि नहीं देना। तो पहले हमने सिर्फ if statement भी देखा था गाइस, जो फर्स्ट हमने देखा था that was only if statement। तो उस if में हमने else लिखा था क्या? नहीं नहीं था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि if के लिए else लगाना ही है, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। बट जनरल प्रैक्टिस ऐसी है कि जनरल प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि if अगर आप लिखते हो, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो उसके लिए एक ब्लॉक लिखते हैं, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उसके लिए एक ब्लॉक लिखते हैं, एल्स ब्लॉक लिखते हैं। तो ऐसे जितने आप मल्टीपल इफ स्टेटमेंट लिखोगे तो उसके लिए मल्टीपल एल्स स्टेटमेंट एसोसिएटेड होंगे। वी कम टू दैट टॉपिक। इफ मतलब उसको नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं, फिर इफ एल्स लैडर बोलते हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू कवर अप दैट टॉपिक, ठीक है? ऑलराइट, एनी मोर क्वेश्चंस? इसके एसोसिएटेड कोई भी क्वेश्चन है? इफ एल्स के एसोसिएटेड कोई भी क्वेश्चन है? All clear, guys? Yes, sir. Okay, great. Fine. अविनाश, तो ऑल एंड ऑल एक ही है ना? पहले इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इसका अगर फॉल्स होगा तो वो एल्स में जाएगा और एल्स इसमें ही रुक जाएगा। Yes, correct. मतलब ये पूरा Yes, यही था ना इसका? नहीं, हाँ, इतना ही उसका एक्सप्लेनेशन है कि अगर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, मतलब इफ में कंडीशन अगर एग्जीक्यूट होती है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो कंट्रोल शिफ्ट हो जाएगा एल्स वाले ब्लॉक पे, ठीक है? तो दोनों में से एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है, दोनों कभी भी नहीं होंगे, ठीक है? अविनाश, कभी ऐसा हो सकता है क्या कि दोनों, मतलब इफ भी कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो और एल्स भी, तो फिर कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट होगा? अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, एक आप बात समझो, अगर इफ में आपने कंडीशन दिया है तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब है वो डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट होना है? एट एनी पॉइंट एल्स पे। एल्स नहीं होना ना। अगर एल्स भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो कभी ऐसा पॉसिबल है क्या? एल्स के लिए कंडीशन दिया ही नहीं है ना हमने, एल्स तो ब्लॉक है, करेक्ट? हमने कंडीशन कहाँ पे दिया है? इफ में कंडीशन दिया है। अगर इफ एग्जीक्यूट होता है तो ही कंट्रोल हमारा इफ में जाना है। अगर दूसरी केस है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा तो डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ पे आने वाला है? एल्स में आने वाला है। अगर जैसे हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, एक तो हेड आएगा एक तो टेल आएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि वो सीधे खड़े होते हैं, मतलब पैरेलल टू द ग्राउंड वो स्टेबल रहेगा। ऐसा शायद मूवी में हो जाएगा, रियलिटी में नहीं होता है ना। सो डोंट वरी अबाउट इट। एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी मतलब। दो, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इफ ब्लॉक, नहीं है तो उसी के लिए एल्स ब्लॉक लिखा है। तो कभी-कभी आपको जरूरत ऐसी पड़ती है ना कि अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो ही आप एग्जीक्यूशन दो, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो आप एग्जीक्यूशन मत नहीं करना है मेरे को, तो एल्स ब्लॉक मत लिखो उस केस में, राइट? तो अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगी
तो वो इसके अंदर जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो डायरेक्टली कंट्रोल आगे चले जाएगा। सो एक तो आप इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट कर सकते हो, नहीं तो इफ एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट द जनरल प्रैक्टिस है कि मेजॉरिटी टाइम हमें इफ एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करने की, मतलब इफ के लिए एक एल्स ब्लॉक एसोसिएट होता है, दैट इज द जनरल प्रैक्टिस। ठीक है, ओके। ऑलराइट, सो गाइस ये समझा क्या आप लोगों को? सबका ये इंस्टॉलेशन हो गया, जेडीके का इंस्टॉलेशन हो गया गाइस? कोई रिमेनिंग, एनीवन हु इज रिमेनिंग विद इफ एल्स विद द जेडीके? यस सर, आई एम। आज करते ओके, हो। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, सो जस्ट आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन फॉर यू गाइस, लेट मी नो व्हाट्स इट इज विजिबल। Hope it's visible to you guys. Yes. ठीक है, so I'm dropping a link for you guys. What do you have to do guys? आपको डाउनलोड करना है Eclipse। ठीक है, Eclipse डाउनलोड, डायरेक्टली गो टू योर ब्राउजर, सर्च फॉर Eclipse। तो ये वेबसाइट दिख रहा है eclipse.org। गो इनटू दिस, इसको आप ओपन करोगे तो यू विल गेट Eclipse आईडी। ये Eclipse आईडी आपको दिखेगा, दिख रहा है ये Eclipse आईडी? ये दोनों है, 64 बिट भी है, 32 बिट भी है। जैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा। जस्ट हिट द डाउनलोड बटन, डाउनलोड बटन हिट कर लोगे तो यू विल रिसीव एन काइंड ऑफ दिस थिंग। इस तरीके से आपको Eclipse का इंस्टॉलर मिलेगा, डायरेक्टली हिट द एग्जीक्यूशन, गो अहेड एंड डू द एग्जीक्यूशन। ठीक है, सो इसका एग्जीक्यूशन स्टेप भी इजी है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा एग्जीक्यूशन होने के लिए, लाइक 15-20 मिनट्स भी ले सकता है, डिपेंड्स ऑन योर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको डाउनलोड कर लो गाइस, Eclipse को डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो। ठीक है, basically what I'll do, I'll share this link with you guys, आप directly download कर लो। I won't be putting this on basically drive because Eclipse तो एक ही Eclipse है। ठीक है, alright, clear? Yes. So once this is clear, from Monday onwards, Monday से हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, एंड ऐसी नहीं, डायरेक्ट एक्चुअल प्रोग्राम। ठीक है, सो एज आई सेड कि इनिशियली आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो आपको टाइम मिल गया। आज कल के दिन में जितना भी आराम करना है, सब रिवाइज करना है, पीछे का सारी चीजें कर लो। सो फ्रॉम मंडे वी विल बी कवरिंग द टॉपिक, जो कि हमारा मेजर टॉपिक है प्रोग्रामिंग का, वो हम कवर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, ओके Okay, sir. इसमें किसी को इफ एल्स में किसी को डाउट है? अविनाश, हम लोग नॉर्मली क्लास खत्म होने के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो कंडीशनल स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है क्या जावा में? क्योंकि C++ तक ऑब्जेक्ट है ना? तो बेसिकली क्या है ना, C++ है, दैट इज काइंड ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज, और इसमें ओप्स के कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जावा में भी जरूरत है आपको ऑब्जेक्ट्स की, बट हम अब तक वहां तक नहीं गए हैं, तो विल श्योरली कवर दैट। बट बिफोर दैट शायद हमें और 1-2 वीक लग जाएगा वहां तक पहुंचने के लिए। हाँ, जस्ट डाउट था, मुझे लगा। लाइक अगर आपने ओप्स कॉन्सेप्ट बोला ना, तो ओप्स का फॉर्मेट ही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो विदाउट ऑब्जेक्ट इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो वी विल बी कमिंग अप टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, डोंट वरी। ठीक है, सो गाइस, अगर इफ एल्स स्टेटमेंट आपको क्लियर है तो
we can go ahead with मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं, जिसको इफ एल्स लैडर बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। तो फर्स्ट हम इफ एल्स लैडर देखेंगे। तो इफ एल्स लैडर क्या होता है गाइस, कि जैसे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन दे दिया, मैंने इफ क्या दे दिया गाइस, कंडीशन दे दिया। अब इस कंडीशन में हमने ओपन करली ब्रेस दे दिया। अभी इस इफ के अंदर मैंने फिर से इफ दे दिया, इस इफ के अंदर मैंने फिर से इफ दे दिया। तो ये इफ के लिए एक एल्स ब्लॉक आप लिखोगे। कौन से वाले इफ के लिए? ये वाले इफ के लिए, करेक्ट। ये इफ के लिए गाइस you guys will be writing down one else block, ठीक है, one else block। इसके लिए ये if के लिए, correct? Am I making sense? And once it is done, तो ये आपका if block हो गया। तो इसके पैरेलल एक और चीज आपके साथ होगी और आपको करनी पड़ेगी। आपको ये जो वाला if है, उस वाले if के लिए आपको else ब्लॉक लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी ऐसा हो सकता है इस वाले else में अगेन यू हैव अ if में आप फिर से कंडीशन दे दोगे, ठीक है। तो ये आपका if ब्लॉक हो जाएगा, राइट। एंड इस if के लिए आपको फिर से else लिखना पड़ेगा, ठीक है। एंड दैट्स इट। ये if, ये else, ये else, ओके। होपफुली ये स्ट्रक्चर है। हाँ, अभी इसमें बहुत सारे डाउट रहते हैं, आई एम वेरी श्योर, आई विल बी कमिंग अप टू दिस टॉपिक, ठीक है। तो गाइस ये आप इसको बेसिकली कोई लोग इसको नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं, कोई लोग इसको इफ एल्स लैडर बोलते हैं, बट एक्चुअली इट इज इफ एल्स लैडर। बाय लैडर कि अगर इफ है तो इफ के अंदर आप जाओगे, इसको आपको फिर से इफ मिलेगा, इस इफ के लिए आपने एल्स लिखा है, करेक्ट। एल्स ब्लॉक है, एल्स ब्लॉक में भी फिर इफ है। तो मैंने आपको एक चीज बोली थी कि एक इफ के लिए एक एल्स एसोसिएटेड हो सकता है, तो ये इफ के लिए आपका एल्स ब्लॉक एसोसिएटेड है, ठीक है। सो ये आउटर इफ है, ये आउटर एल्स है। इस आउटर इफ के अंदर हमने फिर से इफ दिया है, ये आपकी कंडीशन है। उसके जो इनर इफ है उसके लिए एल्स है, ये इनर इफ है उसके लिए इनर एल्स है। तो लाइक लेट्स टेक इट और लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल कि गाइस मेरे पास तीन नंबर है, आई हैव ए, आई हैव बी, आई हैव सी। मेरे पास तीन वेरिएबल है। कौन से वेरिएबल है? इंट ए है, ए इक्वल्स टू 30 है, बी इक्वल्स टू 20 है और सी इक्वल्स टू 10 है। इस तरीके से मेरे पास तीन वेरिएबल है। मेरे को कंपेयर करना है कि ए ग्रेटर है, बी ग्रेटर है कि सी ग्रेटर है। तो गाइस अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले ए को किसके साथ कंपेयर करना है? बी के साथ। और वही चीज ए को आपको फिर से किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा? सी के साथ, ठीक है गाइस। सो नाउ अभी इसको थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा हम इसको इजी करते हैं। पहली चीज हम क्या करेंगे, ये ए को बी के साथ कंपेयर करेंगे। तो ए इज ग्रेटर देन बी। मैंने ए और बी को कंपेयर किया, ए को देखा और बी को देखा, ए और बी को कंपेयर किया। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू 20 है, तो मैंने ऐसे बोल दिया ए और बी में ग्रेटर कौन है? ए ग्रेटर है। बट
ब्लॉक के अंदर आएगा। मतलब अगर ए ग्रेटर है तो ए ग्रेटर है, ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ए ग्रेटर है तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ए ग्रेटर नहीं है, बी ग्रेटर है, तो डायरेक्टली हमारा कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा गाइस? एल्स ब्लॉक। समझ रहा है ना? ओके, सो अभी इस इफ के अंदर जाने के बाद पहला स्टेटमेंट इसको क्या मिला? फिर से इफ मिला। तो इफ इस वाले इफ में हमने इस तरीके से कंडीशन दे दी कि अगर ए को बी से कंपेयर किया तो अभी ए को मेरे को किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा? सी के साथ। तो ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो मैं ऐसे प्रिंट करूंगा system.out.print I can print A is the largest number. A is the largest number. Correct? Guys, देखो मैंने A को किसके साथ कंपेयर किया? B के साथ। फिर मैंने A को किसके साथ कंपेयर किया? सी। तो यहाँ पे दोनों जब कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ये भी कंडीशन और ये भी कंडीशन, दोनों इफ कंडीशन जब सेटिस्फाइड होगी तो ये वाला इफ वाला, ये इसको मैं नंबर दे देता हूं कि दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक, तब जाके ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अभी सेकंड ऐसा देखते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी है, कंडीशन अगर सेटिस्फाइड है तो हम इफ वाले ब्लॉक में जाएंगे। अभी हम अंदर गए, यहाँ पे इफ A is greater than C लिखा है, बट ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो व्हाट वी कैन से system.out.print वी कैन डायरेक्टली राइट डाउन कौन ग्रेटर है? C। C is the largest number, C is the largest number। देखो ये मेरा सेकंड ब्लॉक था। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन सॉल्व करने का ट्राई करो कि फर्स्ट हमने ए को किसके साथ कंपेयर किया गाइस? बी के साथ। ये इफ ब्लॉक में कब आएगा? जब ये ए ग्रेटर रहेगा। मान के चलो ए ग्रेटर है तो ये इफ ब्लॉक के अंदर आएगा। अगर ये कंडीशन सैटिस्फाइड नहीं होता है, डायरेक्टली इफ ब्लॉक छोड़ के वो कहां पे चले जाएगा? एल्स में। तो एल्स में कब जाएगा? जब बी ग्रेटर है। Am I correct? Guys? Yes. Right. Yes. Right? So अगर A ग्रेटर है तो if वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर B ग्रेटर है तो else वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अभी ऐसा मान के चलते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है गाइस, कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये if ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, इफ में कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ए ग्रेटर देन बी मिल गया, तो ए इज ग्रेटर है तो ये अंदर आ गया। इसके अंदर फिर से इसको इफ मिला, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, ये भी अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, ए और बी में ए ग्रेटर है, ए और सी में ए ग्रेटर है, तब मैं बोलूंगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है? ए इज द लार्जेस्ट नंबर। मतलब ये कंडीशन, ये इफ और ये इफ, जब दोनों इफ कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ये वाला इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, इनर वाला इफ। अब फिर से थोड़ा पीछे जाते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, हम इनर ब्लॉक में आ गए, इफ ब्लॉक में आ गए। अभी यहाँ पे सी का जो वैल्यू है, सी का वैल्यू है 40, सी का वैल्यू कितना है? 40। तो यहाँ पे देखो गाइस, ए का वैल्यू है 30 इज ग्रेटर देन 40, बी का सी का वैल्यू कितना? 40। तो मेरे को बोलो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा क्या? नहीं होगा। कंडीशन अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होगा तो गाइस ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा। हमारा कंट्रोल ये इफ से डायरेक्टली शिफ्ट होकर कहां पे आ जाएगा? इनसाइड दिस एल्स। और इनसाइड दिस एल्स हमने लिख दिया C इज द लार्जेस्ट नंबर। क्या ये ट्रू है? क्या ये स्टेटमेंट पूरा ट्रू है? क्या ये जो दोनों स्टेटमेंट हमने बोले, इस नंबर को कंपेयर करते हैं पहले गाइस, कि यहाँ पे A और B को कंपेयर कर रहे हैं। A की वैल्यू कितनी है?
30 ग्रेटर देन बी की वैल्यू कितनी है गाइस 20 तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है ट्रू ट्रू है तो ये कंडीशन सैटिस्फाइड हो गया तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है गाइस इस केस में ये वाला इफ वाला तो ये इफ के अंदर हम आ गए इफ के अंदर आ गए फिर से हमें इफ मिला अभी यहाँ पे a की वैल्यू 30 है और c की वैल्यू 40 है तो 30 ग्रेटर देन 40 हमने किया तो ये सैटिस्फाइड हुआ क्या अभी स्टेटमेंट 30 ग्रेटर देन 40 नहीं हुआ राइट अगर ये नहीं हुआ तो ये इफ से स्टेटमेंट हमारा कहां पे चले गया एल्स में तो हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट c इज द लार्जेस्ट नंबर करेक्ट गाइस यहां तक किसी को डाउट यहां पे मत जाओ अभी फिलहाल यहां तक किसी को डाउट ये वाले पार्ट में ओके श्योर एक का भी डाउट नहीं है किसी का डाउट है तो गाइस वी कैन सॉर्ट इट आउट नहीं है तो लेट्स गो अहेड अभी गाइस ऐसे मान के चलते हैं b का वैल्यू है 50 b का वैल्यू कितना है गाइस 50 तो यहीं पे आ जाओ पहला ब्लॉक इफ एग्जीक्यूट होना है इफ a इज ग्रेटर देन b a का वैल्यू कितना है गाइस 30 और b का वैल्यू कितना है अभी 50 तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है फॉल्स फॉल्स है ना तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्या अभी नो इट विल गो टू एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो ये इफ से डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट होके कहां पे आ गया गाइस एल्स पे एल्स के पास अभी आ जाओ एल्स में आ जाओ अभी एल्स में फिर से हमें इसमें कंडीशन देना है तो अभी जैसे हमने a को b के साथ कंपेयर किया अंदर जाने के बाद a को किसके साथ कंपेयर किया गाइस c के साथ कंपेयर किया तो अभी a और b को कंपेयर करने में b ग्रेटर मिला तो अभी हम यहाँ पे आ गए नहीं होगा अभी इस वाले ब्लॉक में तो अभी इस वाले ब्लॉक में हमने एग्जीक्यूट क्या करना है इस वाले इफ में हमने जैसे a को c के साथ कंपेयर किया वैसे b को c के साथ कंपेयर करना पड़ेगा ना हमें कि नहीं करना पड़ेगा POC करना पड़ेगा सो b ग्रेटर देन c लिखेंगे हम लोग यहाँ पे तो अभी मेरे को बताओ गाइस b की वैल्यू 50 है और c की वैल्यू कितनी है 40 है तो यहाँ पे आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इफ b इज ग्रेटर देन c है तो यहाँ पे लिखोगे आप b इज द लार्जेस्ट नंबर b इज द लार्जेस्ट नंबर करेक्ट अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ये अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो इससे कंट्रोल आपका एल्स में आएगा और यहाँ पे आप लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या लिखोगे आप c इज द लार्जेस्ट नंबर is the largest number ठीक है c is the largest number तो यहाँ पे कंपेयर करो अभी b और c को कंपेयर करते हैं b का वैल्यू कितना है गाइस 50 और c का वैल्यू 40 है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है कि सेटिस्फाइड नहीं है satisfied अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा कि ये वाला इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा am I correct तो इफ में हमने लिखा है b इज द लार्जेस्ट नंबर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता लेट्स टेक एन एग्जांपल c की वैल्यू 60 है तो इस केस में अभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा क्या no तो वो डायरेक्टली कहां पे आ जाएगा एल्स पार्ट में आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन c इज द लार्जेस्ट नंबर मेक सेंस समझा सबको सो राधिका योर डाउट गॉट क्लियर मल्टीपल कंडीशन yes sir ये आदित्य नेक्स्ट आपने सिखाया ना अभी ये थोड़ा सा नहीं समझा जैसे अगर Okay. a ग्रेटर देन b वाला सेटिस्फाई होता ही नहीं है तो वो राइट साइड वाले एल्स में निकल जाएगा
करेक्ट। ओके, इसका मतलब B इज ग्रेटर देन A, करेक्ट। और A इज ग्रेटर देन C में आपने पहले कौन सा कंडीशन दिया था? मतलब ट्रू है फॉल्स है? देखो ना, मतलब सिंपल है आदित्य, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बना, कि सिंपल सा लॉजिक क्या है हमारा, 3 नंबर है हमारे पास, एक है A, एक है B, एक है C। तो सिंपल सा लॉजिक क्या बोलता है, मैथमेटिकल लॉजिक क्या बोलता है, अगर आपके पास A है, आपके पास B है और आपके पास C है, तो आप A को सबसे पहले किसके साथ कंपेयर करोगे? B के साथ। और उसी A को किसके साथ कंपेयर करोगे? C के साथ। करेक्ट। तो अगर पहले A और B कंपेयर करते हो, इसमें जो ग्रेटर होगा उसका कंपैरिजन C के साथ होगा। करेक्ट। तो अगर जैसा आपने A को B के साथ किया, वैसे A को C के साथ करोगे, वैसे ही B को आपको किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा? C के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। समझ रहे? समझ रहे? तो लेट्स कम टू दिस टॉपिक, इसी को थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट करते हैं कि अभी हमारा A है और यहाँ पे B है, A और B है। अगर A ग्रेटर है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है, अगर B ग्रेटर है तो कौन सा वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है? एल्स वाला। करेक्ट। यहां तक कुछ कंफ्यूजन नहीं। अगर A ग्रेटर है तो कंडीशन अंदर आ जाएगा, मतलब हमारा कंट्रोल अंदर आ जाएगा इसके अंदर। अगर ये सेटिस्फाइड ही नहीं है, इफ एल्स को याद करो, पहले वाले इफ एल्स को, अगर इफ में कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं होता तो डायरेक्ट कंट्रोल हमारा कहां पे चले जाता है? एल्स के पास चले जाते हैं। ठीक है। तो अभी ऐसे मान के चलो A ग्रेटर देन B है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, द फर्स्ट कंडीशन हम ऐसे बोल रहा हूं कि ये सेटिस्फाइड हुआ, ये फर्स्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, तो इसको अंदर आने के बाद फिर से कंडीशन मिला, ये आपका दूसरा ब्लॉक है, ये दूसरा कंडीशन है। तो ये अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है आदित्य, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब करेक्ट? राइट। अभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, ये इफ वाले ब्लॉक में आ गया, यहाँ पे इफ में कंडीशन मिला, तो ये वाला जो कंडीशन अभी सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो ये पहला वाला सेटिस्फाइड हुआ तभी जाके तो अंदर आया ये। अभी ये इफ वाला, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होता तो ये इफ से एसोसिएटेड ये वाला एल्स है, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। am I correct? yes. राइट। तो ये 4 जितने ब्लॉक है, 4 में से कभी भी एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है, सारे नहीं एग्जीक्यूट होने वाले, ओनली वन। ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि पहला ही कंडीशन A और B में B ग्रेटर आ गया, ऐसा कंडीशन हुआ कि एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, मतलब इफ सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ, तो डायरेक्टली कंट्रोल इफ से कहां पे चलेगा हमारा? एल्स में चलेगा। राइट। अभी इस एल्स में जैसे आपने A को B के साथ कंपेयर किया था, वैसे A को किसके साथ कंपेयर किया आपने? C के साथ। तो पहले ही A और B का कंपैरिजन पहले ही हो गया ना, यहाँ पे A और B का कंपैरिजन यही पे हो गया, तो इसमें आपको B ग्रेटर मिला, तो अभी B को किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा आपको? C के साथ। समझ रहे हो ना बात कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो सर? अभी A को हमने साथ किया, A को B के साथ किया, A को B के साथ किया, करेक्ट। ठीक है, उसमें B फॉर एग्जांपल, नहीं, अभी B थोड़ा सा फॉर समझो, एग्जांपल, यहाँ पे देखो A को B के साथ कंपेयर किया और फिर अंदर जाने के बाद A को किसके साथ कंपेयर किया आपने? C के साथ, करेक्ट। राइट। अभी A को B के साथ ऑलरेडी कंपेयर किया है ना यहाँ पे, अगर ये कंपैरिजन A और B का हो गया तो फिर से आप B इज ग्रेटर देन A करके बैठोगे क्या? नो। तो ऑलरेडी कंपैरिजन हो गया है, अभी आपको करना क्या है? B को किसके साथ कंपेयर करना है? C के साथ।
तो यहाँ पे आप आ गए एल्स में आपने बी को किसके साथ कंपेयर किया आदित्य? ठीक है सर, सिंपल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो हम बोलेंगे बी ग्रेटर है, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता तो हम बोलेंगे कि सी ग्रेटर है। सिंपल, समझा? अगर नहीं समझा है डोंट वरी, विल मंडे को फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको, ठीक है ना? अगर ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए एक ही दिन में। आई वॉज ट्राइंग टू अवॉइड दिस टॉपिक, कि मेरे को भी पता था थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इस टॉपिक को करने में, बट स्टिल ठीक है, हमने कर लिया। तो इसमें कंफ्यूजन है तो डोंट वरी एट ऑल, मंडे को जब आएंगे तो विल कवर अप फ्रेशली, फिर से एक बार कवर अप कर लेंगे इसको, ठीक है? और कुछ अदर देन दिस डाउट किसी के? Shruti, you must be having doubt now. No. I You are having understand. doubt or not? No, I don't have. Yes. What about you, Pooja? आपको understand हुआ? Yes, Avinash. Okay, great. And what about you, Kunal? या You understood? अविनाश, ये अपन जैसे ए इज ग्रेटर देन बी लिखा है तो मतलब अपन सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, मतलब अपने तो कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। But हाँ, मतलब अपने condition अपने ऐसे बनाओ। हाँ, कंडीशन तो अपन बना सकते हैं ना कोई। राइट, सिर्फ रिपीट नहीं करना, वरना वो हाँ, कंटिन्यूअस वो- लूप में जाएगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। वो तो मैं आई एम गेटिंग, ठीक है? बट ये बोल रहा हूँ कि ऐसा वो तो नहीं है ना। नहीं, कुछ भी कर सकते हो, दैट इज द सिंपल थिंग। हमें आदत है कि हम ए से स्टार्ट करते हैं, हाँ, ए बी सी वो- ऐसे फ्लो में जाते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस। ठीक है? ओके, शुभम आपको समझा? Yes, sir. ओके, Sugat, for you is it clear? Yeah. Siddhant, what about you? सिद्धांत, आपको क्लियर है ये?